सितंबर 2011 कराची का इलाका लियाकताबाद। शादी का जश्न चारों तरफ था। 28 साल का मुनीर दूल्हे के लिबास में खुशी से झूम रहा था और 26 साल की महविश अपनी रुखसती का इंतजार कर रही थी। फोटोग्राफर ने महविश को मुस्कुराने का कहा, लेकिन वो साकित हो गई। उसने फिर से एक पोज देने को कहा, मगर दुल्हन के चेहरे से पसीना बहने लगा। फिर अचानक वो कुर्सी से गिर गई। शादी हॉल में एक अफरा तफरी मच गई थी कि दुल्हन को क्या हो गया है। महविश को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो एक शदीद हार्ट अटैक का शिकार हुई थी। ये बारात जो एक अरमान के साथ आगे बढ़ रही थी, अब जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी गई थी। आखिरकार नई नवेली दुल्हन का अब दम निकल चुका था। मुनीर ने आहों और सिसकियों के साथ अपनी दुल्हन को सुपुर्द खाक किया, लेकिन उस रात महविश की कब्र को दोबारा से खोला गया और कोई उसके मुर्दा जिस्म के साथ उसी की कब्र के अंदर कई घंटों तक लेटा रहा। यहाँ तक कि इस शख्स ने महविश के मेहंदी वाले हाथ अपने हाथ में लिए और उसे अपनी बीवी तक तस्वुर कर लिया। ये था 27 साला रियाज, जिसने एक नहीं बल्कि 48 औरतों की लाशों को इसी तरह से पामाल किया था। आइए जानते हैं उन्हीं 48 खौफनाक रातों की दिल दहला देने वाली सच्चाइयाँ। और इस वीडियो के आखिरी हिस्से को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन साथ ही आपको एक फायदे की बात भी जरूर मालूम होगी। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। कराची एक रोशनियों का शहर जरूर है, लेकिन इसी रोशनियों के पीछे काफी अंधेरा भी छुपा हुआ है। रियाज जो गुजरावाला से कराची काम के नए अरमान लेकर आया था, अब लियाकताबाद के पुल के नीचे नशई लोगों के दरमियान अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था। यहाँ उसे पहली दफा वजीरा का नाम सुनने को मिला, जो लियाकताबाद कब्रिस्तान का एक पुराना गोरकन था। रियाज ने वजीरा से मुलाकात की और सिर्फ 500 रुपए की दिहाड़ी पर उसके साथ काम शुरू कर दिया। गोरकन का काम रियाज को भाने लगा, क्योंकि वो अपने घर का सबसे निकम्मा लड़का था, जो हर वक्त घर वालों से बातें सुनता था। मुर्दों को दफनाना, रात को अंधेरे में मिट्टी दबाना और कब्रों के ऊपर ही सो जाना। रियाज के ऊपर उसे अब कोई बातें सुनाने वाला नहीं था, और वो इसलिए भी खुश रहता क्योंकि मुर्दों के साथ काम करने में वो नुमाया नजर आ रहा था। ये उस कब्रिस्तान में एक अंधेरी रात थी। वक्त था रात के 1:30 बजे का और कराची में हवा भी बंद थी। रात की तारीकी में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वजीरा ने रियाज को सोते से उठाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। ये दोनों कब्रें फैलाते हुए एक घने नीम के दरख्त के नीचे पहुंचे, जहाँ एक कब्र खुली हुई थी। रियाज ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा कि कहीं उसको धोखा तो नहीं हो रहा, लेकिन वाकई ये एक ताजा कब्र थी जिसे वजीरा ने खोला हुआ था। रियाज का मुंह उसी कब्र की तरह खुला हुआ था और वजीरा ने उसे फखरिया अंदाज में कहा कि यहाँ सिर्फ उसी का राज चलता है। फिर जो कुछ रियाज ने देखा, उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन हो गया। वजीरा ने कब्र का ढक्कन उठाया और रियाज को चौकीदारी पर लगाकर खुद कब्र के अंदर दाखिल हो गया। वजीरा ने अगले आधे घंटे तक उस कब्र में मौजूद एक खातून की लाश को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया था। रियाज ये सब मंजर देखकर पहले काफी खौफजदा हो गया। उसकी रगों में खून मानो जैसे ठंडा हो गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वजीरा ने उसे समझाया और बहकाया, कहा कि अपनी हवस निकालने का ये सबसे बेहतरीन जरिया है। अब हर बार जब कब्रिस्तान में कोई मैयत लाई जाती, वजीरा उसकी तदफीन को गौर से देखा करता और अगर तदफीन के वक्त ऊपर चादर से कवर किया जाता तो वो खुश हो जाता कि ये किसी खातून की मैयत है। अब बूढ़ी हो या बच्ची, वजीरा को इन लाशों से सिर्फ अपनी हवस मिटानी होती थी। वजीरा ने रियाज को पहले सिर्फ देखने की इजाजत दी। रियाज पहले एक अजीब से खौफ के साथ उसकी इस वहशी हरकत पर चौकीदारी करता रहा। फिर कुछ रातों के बाद रियाज खुद उसको देखना शुरू हो गया। यहाँ तक कि वो रात भी आ गई जब रियाज वजीरा की जानिब से की जाने वाली एक लाश के साथ नाजेबा हरकतों से महजूज हो रहा था। वजीरा ने रियाज की शक्ल देखी और कब्र के अंदर से ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रियाज ने उसका हाथ पकड़ा और वो भी कब्र के अंदर उतर गया और फिर रियाज भी उसी रास्ते पर चल दिया जहां से इंसानियत वापस नहीं आती। रियाज के इस घटिया जुर्म की शुरुआत सिर्फ एक नया तजर्बा थी, जो आहिस्ता आहिस्ता बेहिसी और दरिंदगी में तब्दील होती चली गई। पहले मैयत का ताकुब करना, उसे पहचानना और फिर हर नई कब्र के साथ एक नया जज्बा उभर जाना। आने वाली हर नई मैयत अब रियाज को अपना एक नया शिकार लगने लगी थी। अब हर नए शिकार के साथ रियाज का एक नए तरीके का जुनून सामने आ रहा था।
रियाज और वजीरा दोनों ही जमाने के धुतकारे हुए नाकाम और निकम्मे फर्द थे, जो अब इस तरह से औरतों की लाशों पर हुक्मरानी चलाकर खुद ही के अंदर एक इज्जत महसूस कर रहे थे, जबकि नशे का इस्तेमाल इस सारे अमल को मजीद संगीन बना रहा था। एक और सुनसान रात में रियाज और वजीरा ने मिलकर एक कब्र खोली, जिसमें ताज़ा दफन की गई एक जवान लड़की की मैयत थी। रियाज सबसे पहले खुद कब्र के अंदर उतरा और जब अंदर जाकर उसने कफन हटाया और मैयत का चेहरा देखा तो ये पहली दफा था कि जब रियाज को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। ये एक नई नवेली दुल्हन की मैयत थी। कफन के नीचे उसके मेहंदी लगे हाथ दिखाई दे रहे थे। रियाज ने उसके मेहंदी वाले हाथों को अपने हाथों में लिया। वजीरा बाहर से सरगोशी में रियाज को कह रहा था कि जल्दी करो और बाहर आओ, लेकिन उस दुल्हन की मैयत में एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। उस रात रियाज उस मैयत के पास लेटा बस उसे देखता ही रहा और कोई हरकत नहीं की। वजीरा के इसरार करने पर वो गुस्से से बाहर आया और कब्र को ढकना शुरू हो गया। वजीरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रियाज ने उसे कहा कि तुम इस लड़की के साथ कुछ नहीं करोगे, क्योंकि रियाज का पागलपन इस हद तक बढ़ गया था कि रियाज उसे अपनी खुद की ही बीवी तस्वुर करने लगा था। रियाज और वजीरा के इस जुर्म को मेडिकल की जबान में नेक्रोफिलिया कहा जाता है। एक ऐसी जहनी कैफियत जिसमें इंसान लाशों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाता है। इन दोनों ने साथ मिलकर अब तक तकरीबन 22 खवातीन की मैयतों के साथ बेहुरमती कर दी थी, मगर उस रात के बाद वजीरा और रियाज के दरमियान तनाव भी बढ़ने लगा था। उन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी थी। अगले दिन जब रियाज दोबारा कब्रिस्तान गया तो उसके जज्बात मुख्तलिफ थे। अब ये सिर्फ एक तमन्ना नहीं रही थी, बल्कि एक लज्जत भी बन चुकी थी। रियाज को किसी लाश का जिस्म नरम लगता, किसी मैयत की आंखें वो अपने हाथों से खोलता और उसकी आंखों में बस देखता ही रहता, और किसी के होंठ देखकर रियाज को ऐसा लगता जैसे वो लाश उससे कुछ कहना चाहती हो। साल 2011। अब रियाज को ये घिनौना काम करते हुए 10 साल से ज्यादा होने वाले थे। वो इतना ज्यादा बेशरम हो चुका था कि अब उसे बाकायदा नई दफन होने वाली खवातीन का इंतजार रहता था। इस दौरान नशे की लत की वजह से वजीरा की मौत हो चुकी थी, लेकिन रियाज को अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस तरह वो अकेले ही नशा किया करता था, उसी तरह कब्रों में मौजूद औरतों पर अपना हुक्म चलाकर खुद को कामयाब तस्वुर करता था। रात के अंधेरों में जब चांद की रोशनी कब्रों पर पड़ती, रियाज की हवस उसे खींचने लगती। उसके कदम अपने शिकार की तरफ बढ़ते और अब वो बिना किसी डर के अपना जुर्म अंजाम दे रहा था। एक रात रियाज एक नई कब्र पर अपना घिनौना काम करने पहुंचा। उसने अभी कब्र के ऊपर से मिट्टी हटाई ही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर से कोई उसे उचक उचक कर देख रहा है। डर के मारे वो कब्र की मिट्टी ऐसे ही छोड़कर भाग निकला, लेकिन कब्रिस्तान के करीबी लोगों ने उसे देख लिया था। दूसरे दिन रियाज के दिमाग में अब भी उसी लड़की की कब्र घूम रही थी जिसे उसने गुज़िश्ता रात खोलने की कोशिश की थी। रियाज अब इस रात अपना काम तमाम करने की नियत से दोबारा इसी कब्र पर आया, जिसकी मिट्टी अब भी वैसे ही हटी हुई थी। रियाज ने स्लैब हटाए, दाएं बाएं देखा और कब्र के अंदर उतर गया। इस दफा उसका दिल भी एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी हवस उसके तमाम जज्बात पर गालिब आ चुकी थी। उसे जिनसी हैवानगी की इतनी शदीद तलब होती कि अब वो खुद को चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। जब रियाज कब्र के अंदर घुसा तो मामूल के मुताबिक उसने अपनी छोटी सी टॉर्च लाइट जलाई और कब्र के अंदर से ही स्लैब ढककर कब्र को बंद कर दिया। जैसे ही अपनी टॉर्च लाइट से उसने औरत के चेहरे से कफन हटाया तो उसके बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। ये पहली दफा था कि जब उसे किसी लाश से डर महसूस हुआ हो। उस औरत का चेहरा पीली रोशनी से चमक रहा था, दांत निकले हुए और आंखें ऐसे खुली हुई थीं जैसे वो अब भी जिंदा हो। रियाज का पूरा बदन कांपने लगा, उसके पसीने छूटने लगे और जैसे तैसे उसने स्लैब हटाना शुरू किए। घबराहट में उसकी टॉर्च लाइट लाश के मुंह पर गिर गई। रियाज ने मुड़कर देखा, लेकिन अब टॉर्च उठाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने कांपते हुए हाथों से स्लैब हटाना शुरू किए और रियाज के हाथ भी अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने घबराहट में अपने सर और कंधों से ही एक स्लैब हटाया और फंसते फंसाते उस कब्र से बाहर आया। रियाज चीखता दहाड़ता उस कब्र से
से निकलकर यहाँ वहाँ भागना शुरू हो गया। उस वक्त कब्रिस्तान के कुछ गोरकन भी जाग गए। उन्होंने देखा कि रियाज ऐसे भाग रहा है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इतने में आसपास के कुछ लोग भी वहां आ गए। कब्रिस्तान में रात के 1 बजे हंगामे का माहौल हो गया था। लोगों ने जब रियाज को पकड़ा तो उसने घबराहट में उस कब्र की तरफ इशारा करते हुए सब कुछ लोगों को बता दिया। इतने में कब्रिस्तान के चौकीदार ने रियाज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और इस थप्पड़ से रियाज को होश आया। वो इनसे बचकर अब भागना शुरू हुआ, मगर लोगों ने उसे फिर से पकड़ लिया और डंडे, लातों, घूसों और पत्थरों से रियाज को लहूलुहान कर दिया। आसपास के इलाका मकीन भी कब्रिस्तान में आ चुके थे। वहाँ गालियां, चीखे और शोर शराबा हद से बढ़ चुका था। रियाज का मुंह खून से लाल हो चुका था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ भागे। ये कब्रिस्तान उसके लिए एक जाल बन चुका था और वहाँ मौजूद लोग उसे अब जान से मारने के लिए तैयार थे। और उसी वक्त लियाकताबाद पुलिस को इस सारी सूरत हाल का पता चला। जब लियाकताबाद थाने के SHO और उनकी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि लोग रियाज पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने बड़ी ही मुश्किल से रियाज को आवाम के बीच से निकाला और लियाकताबाद पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। जब पुलिस स्टेशन में रियाज पर सवालों की बौछार शुरू हुई तो उसने अपनी हर एक घटिया हरकत का इकरार करना शुरू कर दिया। उसने कन्फेस किया कि अब तक उसने 48 औरतों की लाशों के साथ बेहुरमती की है। पुलिस ने रियाज के खिलाफ पाकिस्तान पेनल कोड के तहत 297 यानी कब्रिस्तान में गैर कानूनी दाखिला, 376 यानी जिना बिल जबर और 354 यानी किसी औरत की इज्जत पर हमला या जबरदस्ती का इरादा होता है, इनके तहत मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन इस केस का एक ही आई विटनेस था, अब्दुल वहीद, जो कि अब फरार हो चुका था और केस मैजिस्ट्रेट लेवल पर जाकर पेंडिंग होना शुरू हो गया। जब टीवी की एक मशहूर होस्ट ने रियाज का इंटरव्यू किया तो ये इंटरव्यू भी जंगल की आग की तरह पूरे ही पाकिस्तान में फैल गया। हमारी खवातीन जो अब तक खुद को इस सोसाइटी में ही अनसेफ महसूस कर रही थी, वो इस मंजर का सोच कर ही कांप उठी। और एक सवाल जिसने हमारी खवातीन को अजीब सी उलझन में मुब्तला कर दिया कि क्या हो अगर मरने के बाद भी उन्हें अपनी कब्र तक में तहफ्फुज़ ना मिल सके। रियाज को फांसी देने की बातें जरूर गर्दिश में आने लगी थी, लेकिन अब भी रियाज कराची के सेंट्रल जेल में ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। नशा, बुरी सोहबत और बेवजह की फरागत, वैसे तो ये तीनों चीजें ही अपनी जगह एक इंसानी दिमाग को खराब करने का सबब बनती हैं, लेकिन अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तो नेक्रोफीलिया जैसी जहनी कैफियत में भी तब्दील हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले अपना ख्याल रखना ही सबसे जरूरी काम है। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपके होश उड़ चुके होंगे। और बात रही इस वीडियो से मिलने वाले फायदे की, तो इससे ज्यादा फायदे की बात क्या होगी कि लड़के, मर्द और बच्चे औरतों की इज्जत करना सीखें और हर औरत को ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप अपनी माँ और बहनों को करते हैं। पाकिस्तान में ना जिंदा औरतें महफूज हैं और ना ही मरने के बाद। मर्द की जहनियत को साफ करके ही हम आखिरकार अपनी औरतों को तहफ्फुज़ दे सकेंगे। इसी में हम सब का फायदा है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही हसास मुद्दों पर होराइजन टीवी की आवाज बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।